और भाई एसआरसीसी 100 साल का हो गया, एसआरसीसी 100 साल का हो गया, and it has become a most respected institution of commerce and economics and management. एसआरसीसी को एसआरसीसी बनाने वाले सभी लोगों का अभिनंदन। नैक में A++ है, बहुत अच्छा कर रहा है। और जो भी सर यहाँ से पढ़ के निकला है वो अगर 15 मिनट बात करे तो 2 बार एसआरसीसी का नाम लेता है। वो ये एसआरसीसी ब्रांड की ताकत है। 15 मिनट 20 मिनट की बातचीत में वो कह देगा कि मैं एसआरसीसी में पढ़ता था तो ऐसा होता था। ये ब्रांड की ताकत है। और वो दिल्ली विश्वविद्यालय का कभी कभी नाम ले भी लेता है, नहीं भी लेता है, उसको उसकी आवश्यकता महसूस भी नहीं होती। ये ताकत है एक 100 साल में जो ब्रांड बना। तो जिन लोगों ने इसके लिए मेहनत करी, सभी टीचर्स, सभी एलुमनाई, स्टूडेंट्स, मैं आज इस युगांतर 2026 के कार्यक्रम में उन सबका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। एक सर मुझे एक घटना याद आ रही है, 2011 की है। मैं येल इंडिया लीडरशिप प्रोग्राम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वहाँ पर बहुत सारे भारत सरकार का कार्यक्रम था, कोई 24-25 वाइस चांसलर्स उसमें गए थे। तो बहुत सारे यूएस यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर से इंटरेक्शन हुआ। तो एक वाइस चांसलर ने कहा कि आई एम रियली वरीड अबाउट द फ्यूचर ऑफ आवर यंग माइंड्स। तो मैंने कहा ऐसी क्या बात है, अमेरिका वाले क्यों वरीड हो रहे हैं इसमें? तो उन्होंने कहा कि अमेरिका से पिछले सदी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई और रिसेंटली सर्विस इंडस्ट्री भी शिफ्ट हो गई। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस नहीं है, तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य, अच्छी जॉब्स कैसे क्रिएट कराएंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए। तो मैं चिंतित होता हूं कि उनके भविष्य को लेके। तो उन्होंने कहा कि ओनली 3 words कैन सेव अस, and if America has to survive, America has to be a world leader, America has to contribute in the global economy as well as the American economy. Only 3 words can save us: innovation, creativity and originality. These 3 words America has to focus on, only on these 3 words for its survival. तो मैं सोचने लगा कि तीनों शब्द तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे पास भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, 2011 की बात कर रहा हूँ, आज तो थोड़ा बहुत अच्छा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में भी, लेकिन 2011 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी हमारे पास नहीं थी। सर्विस इंडस्ट्री बहुत फ्रेजाइल थी। 99%, एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन हम इंपोर्ट करते थे और आज हम एक्सपोर्ट करते हैं इतने सारे मोबाइल फ़ोन। बदला तो बहुत है देश के अंदर। तो तीनों शब्द हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज का जो आपने थीम रखा है वो बहुत रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सस्टेनेबिलिटी एंड स्टार्टअप इनोवेशंस। तो मेरे मन में आता है कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स इंस्टीट्यूशंस में क्यों बनाने चाहिए? देखो, को-वर्किंग स्पेसेस सब जगह हैं। इंक्यूबेटर्स आप पब्लिक प्लेसेस में भी बना सकते हैं और लोग बना भी रहे हैं और अच्छे चल भी रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में क्यों बनाने चाहिए? इंस्टीट्यूशंस के अंदर क्यों बनाने चाहिए? क्या एडवांटेज है? इस पर हमें बात भी करनी चाहिए और उस हिसाब से हमको एक्ट भी करना चाहिए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। हम बिजनेस इंक्यूबेटर बनाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी बनाया है, एसआरसीसी भी कल बनाएगा, अपना अच्छा इंक्यूबेटर बनाएगा, उसको बनाना भी चाहिए। तो हम सीड मनी देते हैं, वो तो बाहर का इंक्यूबेटर है, वो भी सीड मनी देता है, हम भी देते हैं, वो भी देता है, तो यहाँ तो हम बराबर हैं। इसके बाद आता है, हमने एक नई चीज़ शुरू करी थी यूनिवर्सिटी के अंदर, कि यूनिवर्सिटी इंटर्न्स, कि हमारे पास ब्राइट बच्चे हैं, अगर ये 25 कंपनीज काम कर रही हैं और ये 8 या 10 हमारे बच्चों को रखती हैं इसके अंदर, तो बच्चों को एक टीचिंग लर्निंग की नया सिस्टम मिलेगा और वो इन्फ्लुएंस होंगे, नई चीज़ें देखेंगे, तभी तो फ़ायदा है बनाने का। और उनको क्या फ़ायदा है कि ये ब्राइट माइंड बाहर आसानी से न मिले, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको फंड करती है कि आप हमारे सारे इससे जो बच्चे 10-12 लेना चाहते हैं, 15 लेना चाहे आप ले लीजिए। हम उनको यूनिवर्सिटी इंटर्न्स बोलते हैं और यूनिवर्सिटी जो है उन बच्चों को स्टाइफंड देती है अपनी तरफ से। तो एक नया एक्सपोजर होता है, उनको अच्छे बच्चे मिल जाते हैं और हमारे को ये कि हमारे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है। एक नई स्कीम है जिसका बड़ा अच्छा प्रभाव आ रहा है। एक्चुअल इम्पैक्ट थोड़े कुछ साल लगेंगे आने के अंदर, और उन बच्चों से दूसरे बच्चे इन्फ्लुएंस होंगे, तो एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा जो बाहर नहीं हो सकता क्रिएट, जो यूनिवर्सिटी में हो सकता है। उसके बाद है लेबोरेटरीज एंड लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज, वो हमारे पास है, उनको ओपन करें हम स्टार्टअप्स के लिए। खाली उस स्पेस की बजाय उनको भी जोड़ें, और एक जो रिसर्च इकोसिस्टम यूनिवर्सिटीज़ का है उससे भी उनको स्टार्टअप्स को जुड़ेगा तो उनको फ़ायदा होगा। ये 3-4 स्टेप्स तो हमने लिए हैं, पर आप सब अच्छे ब्राइट माइंड्स हैं, और क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि किसी को स्टार्टअप शुरू करना है तो उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किसी यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेटर में जाए, जैसे यूएस में होता है। तो हम अपने डोर्स को ओपन करेंगे
और स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बढ़ाएंगे तो बहुत सारा एडवांटेज आएगा। तो युगांतर में इस पे चर्चा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। एक और बात है कि हमारे टीचर्स आइडियाज़ पे काम करते हैं सर, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, सिमुलेशन करते हैं और एक अच्छा रिसर्च पेपर छाप देते हैं, और रिसर्च पेपर छप जाता है, वो खुश हैं, ज़िंदगी अच्छी चल रही है। अब है कि मंत्री जी भी बहुत इस बात में एम्फेसिस करते हैं और सही भी है कि ये आधी दुनिया है आपकी। अभी पूरी लाइफ साइकिल का आधा हिस्सा हमने ट्रेन किया और पिछले 70-75 साल प्रैक्टिस किया। अभी टाइम आ गया कि हम इससे आगे देखें। आगे का क्या स्टेप था कि पेटेंट्स बनाएं, पेटेंट्स को करें, तो आजकल हम वो करने भी लगे हैं, थोड़ा थोड़ा सीख गए हैं, थोड़ा करने भी लगे हैं। लेकिन वो भी एक उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसका प्रोटोटाइप डेवलप हो, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बने और उस प्रोडक्ट को कमर्शियली सस्टेनेबल प्रोडक्ट बने। तो किसी भी बिजनेस स्कूल का, कॉमर्स के इंस्टीट्यूशन का ये पूरा लाइफ साइकिल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो ये यूनिवर्सिटीज़ में यदि हम कल्चर बनाएं, जिसकी कि हम कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे बनेगी, कि आइडिया टू कमर्शियली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। हमारी ट्रेनिंग आधे हिस्से की है अभी, तो आधे हिस्से के लिए हमको वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, कुछ टीचर्स को ट्रेनिंग, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए कि कमर्शियली सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स तक कैसे जाएं। हमने एक काम सर अभी किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी में अभी तक हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि हम 2 पब्लिकेशन चाहते हैं बच्चे से, कि 2 पब्लिकेशन हो गया तो आपको पीएचडी मिलेगी। अभी पिछले दिनों हमने इस पर जब इसमें एक चेंज लाए हैं कि वो तो रहेगा ही क्राइटेरिया, या और अगर आपका एक पेटेंट है, प्रोडक्ट पेटेंट है, तो भी आप पीएचडी सबमिट कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट भी नहीं है, पेटेंट नहीं हुआ आपका, लेकिन आपने एक अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप किया जो चल रहा है, उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, और आपने अपनी पीएचडी जो 5 साल एक बच्चा इन्वेस्ट करता है पीएचडी के अंदर, अगर वो बिजनेस इंक्यूबेटर एंड लेबोरेटरी के जॉइंट कोलैबोरेशन से कर रहा है और एक अच्छा सक्सेसफुल, पार्शली सक्सेसफुल मॉडल दिया है, तो भी पीएचडी अवार्ड की जा सकती है। ये तीसरा ऑप्शन तय बच्चा करेगा कि उसको कौन सा ऑप्शन लेना है, या मिक्स भी ले सकते हैं आप चाहे तो ऐसा हमने एक फ्लेक्सिबिलिटी लाई है कि पब्लिकेशन से बाहर लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा रहेगा शायद, मुझे लगता है। और भारत में एक और बात थी, आपको ध्यान होगा, कुछ साल पहले एआईसीटी ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, MBA IEV, इनोवेशंस एंड इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेंचर डेवलपमेंट। तो हम सोचते हैं कि BBA पे भी लाया जाए इस प्रोग्राम को, ताकि एक राइट काइंड ऑफ इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के लिए और इनोवेशंस के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए क्रिएट हो। और जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, देखो, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है कि देश के अर्बनाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि की इज़ द अर्बनाइजेशन ऑफ आवर कंट्री। अगर हम ग्रोथ चाहेंगे, जितना जल्दी, सूनर वी अर्बनाइज आवर कंट्री, बेटर इट विल बी फॉर आवर कंट्री। तो अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि सबके लिए अच्छा जीवन हो, अच्छा स्टैंडर्ड हो। उसके लिए यदि इसमें अगर स्टार्टअप्स आएंगी तो आने वाले वक्त में बहुत अच्छा हो सकता है। और एक शब्द आपने इस्तेमाल किया इसमें, सस्टेनेबिलिटी। तो जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? एनवायरमेंटल की सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज। लेकिन बिजनेस के लिए सस्टेनेबिलिटी के और भी मापदंड हैं। वो क्या है कि सप्लाई चेन, लेबर फोर्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंपटीशन, ये सब भी सस्टेनेबल होना चाहिए। कंपटीशन भी सस्टेनेबल होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट भी सस्टेनेबल होना चाहिए। जो भी लोग इस पे काम करते हैं वो अगर इसको ध्यान करेंगे तो एक कोट करूंगा, एक शोएब दामोही हैं, कैसे तकनीकी का दौर बदला है। उनका एक कपलेट है कि ये दौर है तकनीक का, ये दौर है तकनीक का, इस दौर में शोएब लड़ने के लिए लश्कर नहीं आते। सारा वॉरफेयर चेंज हो गया, हमने पिछले दिनों देखा। तो नई चीज़ को बदलते रहना, उसके हिसाब से अपने को और देश को तैयार करना बहुत आवश्यक। नहीं तो हमारा नोकिया बनेगा। हमारी जनरेशन के जो लोग याद हैं, हम जानते हैं नोकिया फ़ोन इस्तेमाल करते थे। कोई सोच सकता था क्या? नोकिया का 40% ग्लोबल मार्केट में शेयर था। नोकिया वॉज प्राउड ऑफ फिनलैंड। ऐसी कंपनी थी, ऐसा रिलायबल, रोबस्ट उसका मोबाइल फ़ोन था, कम्युनिकेशन का मार्केट प्लेयर था। लेकिन और 1998 से 2007 तक वो एक स्टोरी चली नोकिया की। पीक आया, 2008 से उनका फॉल शुरू हुआ और 13 आते आते पूरा हो गया वो। लेकिन हुआ क्या इस 8 से 13 के बीच में? ये भी तो एक स्टडी करने की जरूरत है, हुआ क्या, और हम उसको रिपीट न करें। आप देखिए, लॉन्च हुआ आईफोन 2007 में, उसके बाद एंड्रॉयड आ गया, उसका कॉम्बिनेशन हो गया, अलग अलग लोगों ने अलग अलग यूज़ किया।
लेकिन नोकिया का जो बिलीफ सिस्टम था उसने उसी पे कंटिन्यू किया कि फोन्स आर अबाउट हार्डवेयर एफिशिएंसी, कि हमारे फ़ोन हार्डवेयर में बढ़िया है, अच्छा करते हैं। वो समझ ही नहीं पाए कि टच स्क्रीन चल रही है, सॉफ्टवेयर से एक डिफरेंट टाइप ऑफ यूज़र एक्सपीरियंस आएगा और आने वाला है। तो उन्होंने क्या किया, जब वो बर्बाद हो गए, रहे नहीं, एक उन्होंने इंटरनल रिव्यू कमेटी बनाई और उस रिव्यू का एक लाइनर जो उसका आउटपुट था वो था कि वी न्यू चेंज वॉज नीडेड, वी न्यू द चेंज वॉज नीडेड बट वी वर अफ्रेड टू एक्सेप्ट दिस। अभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में यही होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो नए नए आयाम आ रहे हैं, क्लासरूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बदलेगी, हमें पता है कि वो होने वाला है। अगर डर के बैठे रहेंगे तो कहीं नोकिया ना बन जाएं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो टीचर्स जो है उनको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बच्चों को तो बहुत ध्यान है इस बात का। ब्लॉकबस्टर का क्या हुआ, नेटफ्लिक्स एक बार उसको बेचना चाहती थी, ब्लॉकबस्टर ने खरीदने को मना कर दिया। दोनों वीडियो रेंटल कंपनीज थी, ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया। नेटफ्लिक्स ने अपने को दोबारा से बदला और आज नेटफ्लिक्स तो है लेकिन वो खत्म हो गया। यही बात हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की है। हम भी एक बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव फेज से निकल रहे हैं। तो इसीलिए पावर ऑफ इनोवेशन जो है हमको ध्यान रखनी चाहिए, रियलाइज करनी चाहिए। सूनर वी रिकॉग्नाइज बेटर वी परफॉर्म। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, nothing succeeds like success, and I am thankful for SRCC for organizing this conclave that may inspire, influence and impact young and bright minds of University of Delhi, SRCC। कुछ उदाहरण गढ़ो, कुछ उदाहरण बनो। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं।